Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRP Mokamahat. Let's continue our next topic: importance of statistics in economics. Okay, students. In previous video, we have discussed about functions of statistics. Functions of statistics, and now we are discussing about importance of statistics in economics. ओके, मीन्स स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, उस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स के उन्हीं फंक्शंस में से स्टूडेंट्स कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं या इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज कंसर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें हम इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, ही स्टूडेंट्स, statistics provide a proper understanding of various economic problems। जो स्टैटिस्टिक्स है ये वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड कराती है। कैसे? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल फैक्ट्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत सारी वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। Thus, we can say that study of various economic problems is essentially the one of the statistical nature। इसलिए जो वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टैटिकल नेचर में स्टडी करना असेंशियल हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स आर मेंशन्ड बिलो। जिसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स में, उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेरियस स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर बीइंग एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फैक्ट। इस सेंटेंस को समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल फैक्ट्स में प्रेजेंट करके कैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं। हम सब जानते हैं, जगह जगह आपने लिखा देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफर्ट देखा है, कुछ आपने एड्स देखे होंगे, टीवी स्क्रीन पर ऐड देखे होंगे आपने, या कुछ एनजीओज इस चीज़ पे काम करते हैं। हमने हर जगह पढ़ा है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। पढ़ा है ये चीज़? या हमने पढ़ा है स्मोकिंग is the cause
of cancer. Well known all of us, अच्छे से जानते हैं, हमने कई जगह लिखा देखा है, कई जगह इसकी हमने जिक्र सुना है। लेकिन फिर भी क्या जो स्मोकर्स हैं क्या स्मोकिंग बंद कर रहे हैं? या किसी भी आप ऐसे स्मोकर्स को जानते हैं, ठीक है, और आप उसे बोलते हैं कि स्मोकिंग मत करिए, इट इज अ कॉज ऑफ कैंसर, तो क्या रिएक्ट होगा उसका? रिएक्ट करेगा, सब कहने की बातें हैं। कैंसर तो उनको भी हो रहा है जो स्मोकिंग नहीं करते। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर गेट इट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग देंगे, बहुत अलग से तर्क देंगे, जो मैंने अभी बताया कि कैंसर तो उनको भी होता जो स्मोकिंग नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ कैंसर। लेकिन हम किसी को इस तरह से बोलते हैं तो वो क्लियर समझने को तैयार नहीं है। लेकिन हम उसको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट स्मोकिंग एंड कैंसर प्रोवाइड कराएं, हम उसे बताएं कि 2020 एंड 2019 एंड 20 में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थाउजेंड्स डेथ होती हैं कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर की वजह से 2019-20 में 1000 डेथ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि इंडिया में 1000 डेथ हो जाती हैं, किसके लिए? कैंसर से, जिनमें से 950% ऐसे थे जो स्मोकर्स थे, ओनली 50% ऐसे थे जो नॉन स्मोकर्स थे। अगर इस तरह से हम किसी को बताएंगे तो शायद वो अपना जो तर्क मैंने बताया कि कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, उस बात को कहने से थोड़ा सा रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम हम उसे अभी ओरली बता रहे थे, अब हमने वो उसे स्टैटिस्टिकली प्रूव करके बताई है। हमने उस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसे बताया है। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हम भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पा रहे हैं कि कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकर्स ही हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ कैंसर, तो ये बता तो रहा है कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, लेकिन कितने लोगों को? क्या ये जो कह रहा है ये हम कैसे माने सच है? उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये तो पता चल रहा है स्टूडेंट्स की स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहा जितनी हमने बताया कि 950 आउट ऑफ 1000 जो थे ये कैंसर से ऐसे लोग पीड़ित थे, 950 जो स्मोकर्स थे। ये एकदम क्लियर प्रॉपर इमेज दे रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, लेकिन वो लॉज, वो थ्योरीज उतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करते जितना कि हम अगर उन थ्योरीज को, उन लॉज को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में एक्सप्रेस करके अगर अंडरस्टूड करें, किसी को प्रेजेंट करें। यानी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को
हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में चेंज करके डिस्कस करें तो ये हमें ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके यूज से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लॉज, थ्योरीज, प्लान्स, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, क्योंकि हमें उन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से उस पॉलिसी के बारे में, इस प्लान के बारे में प्रीवियस एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के डेटा मिल जाते हैं, जिनको हम एनालिसिस करके स्टूडेंट्स नई पॉलिसी, नए प्लान्स बना सकते हैं, जिसके यूज से हम लॉ एंड थ्योरीज क्रिएट कर सकते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, जो इकोनॉमिक्स में नए नए थ्योरीज एंड लॉ क्रिएट करते रहते हैं, उनको भी हेल्प करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का स्टडी बहुत ही असेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए ये लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स provide a proper understanding of various economic problem. Most of the problem are being expressed in numerical facts. Thus, we can say that study of various economic problem is essentially one of the statistical nature. Some important uses of statistics in economics are mentioned below. Okay, तो हम स्टूडेंट्स में 1 by 1 जो स्टैटिस्टिक्स के यूज हैं इकोनॉमिक्स में उनको डिस्कस कर लेते हैं। और पहला इस डिस्कशन मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। देखिए प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट जब हमने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया था तो भी मैंने डिस्कस किया था, और अभी डिस्कशन में मैंने बताया कि कोई भी लॉ फॉर्म्यूट करना हो या फिर कोई भी थ्योरी फॉर्मुलेट करनी हो या कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल आपको फॉर्मुलेट करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो इनके कंस्ट्रक्शन के लिए, इनके फॉर्मुलेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी, और ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहे प्रेजेंट सिनेरियो की हो, चाहे पास्ट सिनेरियो की हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड हो, आपको स्टैटिस्टिक्स ही प्रोवाइड करा सकती है। और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है उनको एनालाइज करके, उनको इंटरप्रेट करके आप नए लॉ और न्यू थ्योरीज को भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक लॉ एंड न्यू इकोनॉमिक थ्योरीज को भी बनाया जा सकता है। ओके, और इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कोई भी लॉ, थ्योरी या प्रिंसिपल क्रिएट नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर, ऑल थ्योरीज एंड लॉ आर डेवलप्ड with the help of numerical information by analyzing and interpretation of numerical facts. जितने भी थ्योरी हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड लॉज हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही डेवलप किए जाते हैं। और ये डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट रहते हैं उन्हीं को हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम न्यू थ्योरी और इकोनॉमिक लॉज को क्रिएट करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप थ्योरीज एंड लॉज इन इकोनॉमिक्स। इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स लॉ और थ्योरी डेवलप करने में हेल्प करती है। लॉ ऑफ डिमांड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ETC आर एग्जाम्पल ऑफ इट। स्टूडेंट्स जो हमने पार्ट इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात की, पार्ट A एंड पार्ट B में हम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट B में हम माइक्रो इकोनॉमिक डिस्कस करेंगे। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे होंगे स्टूडेंट, वहीं पर हम पढ़ेंगे लॉ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ओके, तो तक के लिए मैं इसे होल्ड पे रख लेता हूं। और मैं आपको बता दूं, जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया या जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया गया, ये टोटली 100% स्टैटिक्स बेस्ड लॉ हैं, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्रिएटेड लॉ हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लॉज एंड थ्योरीज हैं जो स्टैटिकल या स्टैटिस्टिक्स के यूज से ही उन्हें डेवलप किया गया है। इसलिए इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज हैं, जो इकोनॉमिक्स लॉज हैं, उनको डेवलप करने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बताया मैंने कि अगर आपको बताना है लोगों को स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ कैंसर, लोग इस बात को मानने को कम तैयार होंगे, लेकिन जैसे ही आप बताओगे 950 आउट ऑफ 100 कैंसर पेशेंट, 950 आउट ऑफ 1000 कैंसर पेशेंट आर स्मोकर्स। देखिए, जो हम चीज बात कर रहे थे क्वालिटेटिव फॉर्म में, जो बात हम कर रहे थे लैंग्वेज की टर्म में, हमने जैसे उसे न्यूमेरिकल, उस प्रॉब्लम को लोगों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, उसे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। तो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट, उनको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एन इम्पॉर्टेंट टूल for economists to understand the problem of an economy through quantitative data। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव डेटा में भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हेल्प करती है, क्वांटिटेटिव डाटा में प्रेजेंट करने के लिए हेल्प देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहेंगे कि 1947 की बात करते हैं एंड 2020 की बात करते हैं, इसके बीच, इस ड्यूरेशन में इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है या पॉवर्टी रेशियो की बात करें, पॉवर्टी रेशियो, ठीक है, किसी एक की बात कर सकते हैं 1947 एंड 2020 तक हम कहें कि इंडिया में स्टूडेंट पॉवर्टी रेशियो रिड्यूस हुआ है। तो ये तो जो हमने लैंग्वेज फॉर्म में बोला कि पॉवर्टी रेशियो रिड्यूस हुआ है, इससे ये तो पता चल रहा है कि पॉवर्टी इंडिया में घट रहा है, कम हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है ये कोई भी क्लियर इमेज नहीं प्रेजेंट कर रही। अगर हम ऐसे ही कह दें कि 1973 में इंडिया में जो पॉवर्टी था वो 55% था, ये पॉवर्टी रेशियो था। यानी 1973 में इंडिया की 55% पॉपुलेशन कैसी थी स्टूडेंट्स, पुअर थी। लेकिन 1993 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 36% पॉपुलेशन पुअर रह गई, और 2020 तक ये रेशियो लगभग 21% तक आ चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी रेशियो कंटिन्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, उनको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से
न्यूमेरिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो नीचे लिखा हुआ भी है स्टूडेंट। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म एज पॉवर्टी रेशियो इज डिक्लाइन फ्रॉम 55% to 36% ड्यूरिंग 1973 to 1993। इस तरह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लान्स। कल हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस को स्टडी कर चुके थे। उसमें हमने फंक्शंस में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉलिसी एंड प्लान्स मेकिंग में भी हेल्प करती है। तो चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट हों, यानी अर्थशास्त्री हों, या हमारी गवर्नमेंट हो, दोनों ही क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। वेरियस प्रॉब्लम्स आर अराइज इन द इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आवर इकोनॉमिस्ट एंड गवर्नमेंट क्रिएट वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स हमारी इकोनॉमी में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए स्टूडेंट टाइम टू टाइम वेरियस पॉलिसी एंड प्लान्स बनाते रहते हैं, प्रिपेयर करते रहते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी पॉलिसी क्रिएट करनी हो या कोई भी प्लान आपको तैयार करना हो, रेडी करना हो, तो उसके लिए आपको उस प्रॉब्लम की कॉज को जानने के लिए, उस प्रॉब्लम की बैकग्राउंड को जानने के लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट सिनेरियो के, प्रेजेंट और पास्ट की स्थिति से रिलेटेड न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होंगी, कुछ आंकड़े चाहिए होंगे, कुछ उसकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यानी सूचना चाहिए होगी। तभी आप उस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हो, उसके कॉजेज़ का पता लगा सकते हो और उन कॉजेज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन सॉल्यूशंस की फाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस और प्रेजेंट सिनेरियो का डेटा नहीं है तो कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत टफ होगा। इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लान्स को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, एनी प्लान और पॉलिसी कैन नॉट बी फार्मुलेटेड विदाउट न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी इकोनॉमिक प्लान हो स्टूडेंट्स, वो विदाउट न्यूमेरिकल डेटा के नहीं बनाया जा सकता। बिकॉज व्हेन एनी प्लान और पॉलिसीज आर फार्मुलेटेड इट इज़ रिक्वायर स्टैटिकल डेटा अबाउट कंसर्न प्रॉब्लम। जब भी हम कोई पॉलिसी या प्लान तैयार कर रहे होंगे तो हमें उस कंसर्न प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या डेटा की नीड होगी, एंड दीज डेटा आर प्रोवाइडेड ओनली बाय स्टैटिस्टिक्स। और ये डेटा हमें कौन, केवल स्टैटिस्टिक्स ही प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो पॉलिसी एंड प्लान मेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट वांट टू फार्मुलेट और मॉडिफाई इन एजुकेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज करना चाहती है, शिक्षा नीति जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना चाहती है, उसे लगता है कि इस जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है
इसमें कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, या जो हमारा रनिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडिफिकेशन करने होंगे। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहती है या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को उस प्रॉब्लम को, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ को जानने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, रिसर्च करनी होगी, उसके बाद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो, अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हैं या कोई पॉलिसी और प्लान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें स्टैटिस्टिक्स की ही हेल्प लेनी होगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टूडेंट्स, 10th में या इससे पहले आपने मैथ्स में वेरिएबल्स को पढ़ा होगा। वेरिएबल और वेरिएबल्स को जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक को हम x कह सकते हैं और दूसरे को हम y कह सकते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, first one dependent variable and second one independent variable, means x and y। ये क्या है? डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे होते हैं जो सिचुएशन, कंडीशन चेंज होने के वजह से खुद स्वयं इटसेल्फ चेंज हो जाते हैं। ये किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज नहीं होते, बल्कि सिचुएशन बदल जाए या कंडीशन बदल जाए तो इनमें ऐसे वेरिएबल जो कंडीशन और सिचुएशन के चेंज होने के कारण खुद से चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर हिंदी में कहते हैं या निर्भर चर कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब ये किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड है, और जैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल पर डिपेंड होता है उसमें कोई चेंज होता है तो ये अपने आप चेंज हो जाता है। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल विच चेंज अकॉर्डिंग देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से खुद चेंज कर देता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी स्टूडेंट दो तरह के वेरिएबल होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, चेंज इन इंडिपेंडेंट, तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, जिसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। समझ गए? जैसे हम एग्जांपल लें प्राइस का, प्राइस किसी भी गुड का प्राइस की बात कर लेते हैं हम, प्राइस। ठीक है, मान लीजिए पेन है, इस पेन का प्राइस है और
इसी जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे मार्केट में इस पेन को परचेज भी किया जा रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पेन का प्राइस है वो 10 रुपए था, तो मार्केट में लोग 10 रुपए प्राइस होने पर इसकी 20 पेन परचेज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक ही इस पेज का प्राइस बढ़कर 100 रुपये हो गया, तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या होगा? लोग दूसरे जो पेन हैं जो 100 रुपये से सस्ते हैं उनको खरीदने लगेंगे, इसको खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? जो पेन था जिसकी कीमत 10 से बढ़ के 100 हो गई, उसकी मार्केट में परचेज कम हो जाएगा। यानी कॉज क्या था? प्राइस में इंक्रीजमेंट, ये कॉज था, और इफेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट? इसका परचेज कम हो गया, डिक्रीज कर गया, ये इफेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल मिलेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, आश्रित होंगे, कोरिलेटेड होंगे, जिसमें एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा, और इस इफेक्ट के पीछे कॉज क्या है इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है, देयर आर मैनी इंटरकोरिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अराइज इन इकोनॉमी। बहुत सारी ऐसी इंटरकोरिलेटेड यानी परस्पर संबंधी, इंटरकोरिलेटेड मीन्स परस्पर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। इन विच वन इज कॉज ऑफ अनदर, जिसमें एक कोई प्रॉब्लम दूसरी, एक कोई कॉज दूसरी प्रॉब्लम का, या एक कॉज किसी दूसरे इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ और फाइंडिंग्स द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन दीज प्रॉब्लम। और स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? वेरियस टाइप्स के डेटा कलेक्ट करता है, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड वेरियस टाइप के डेटा कलेक्ट करेगा और फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इफेक्ट हुआ उसका कॉज क्या है, या जो कॉज क्रिएट हुआ उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स हमें ये स्टडी भी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, इफ प्राइस इंक्रीज, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल प्रैक्टिकल करके बताया, पेन का रेट लिया तो पेन का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया? कॉज हो गया। एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑन डिमांड? डिमांड मीन्स परचेज, परचेज पे क्या इसका इफेक्ट हुआ? परचेज डिक्रीज हो गया। यहाँ इंक्रीज लिखा है स्टूडेंट्स, उसे कट कर देना, क्या हुआ? परचेज और डिमांड डिक्रीज हो गया, यही इसका इफेक्ट हुआ। कैसे पता चलेगा? आप मार्केट जाइए, ऑब्जर्व कीजिए, जिन जिन कमोडिटीज का, जिन जिन गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप मार्केट में अगर देखेंगे तो उनका परचेज क्या हो रहा होगा? डाउन हो रहा होगा। यानी हम कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। उस दिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑनियन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ऐसे ही इफ डिमांड इंक्रीज फॉर अ गुड, अगर किसी गुड के लिए मान लीजिए डिमांड अचानक से इंक्रीज होने लगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, एक अफवाह उड़ी थी कि नमक का प्रोडक्शन बंद होने वाला है। अगर आपने सुना होगा तो ये अफवाह आई थी कि नमक का प्रोडक्शन बंद होने वाला है। लोग अचानक से घर से निकलने लगे, कोई 10 पैकेट, कोई 15 पैकेट, जिसे जितना नमक मिला परचेज करने लगा। फाइनली क्या हुआ? मार्केट में नमक की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि डिमांड बहुत हो गई,
तो जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने क्या किया, जो पैकेट ऑफ सॉल्ट ₹20 का मार्केट में जनरली सेल होता है उसके प्राइस 40 कर दिए, उसके बाद 60 कर दिए, उसके बाद 80 कर दिए, और बाद में क्या हुआ, इस 80 प्राइस पर भी सॉल्ट मिलना बंद हो गया। तो जैसे ही देखिए डिमांड इंक्रीज हुई, कॉज क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज होना, और इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस में इंक्रीज होना। तो इस तरह के डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस कॉज का क्या इफेक्ट है, या जो इफेक्ट हमें दिख रहा है उसका कॉज क्या है। ये सारी चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आपकी बुक्स में हो सकता है इनसे अलग इम्पोर्टेंस दिए हों या इनसे अधिक इम्पोर्टेंस दिए हों, तो इसी तरह से आप उन इम्पोर्टेंस को भी रीड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई यही है, इनके अलावा भी बहुत है, नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। आप चाहें तो अपनी बुक्स की भी हेल्प, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और इनको अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट यानी इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू यूनिट के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप इन नोट्स को तैयार कीजिए, इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू।